गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 31 दिसंबर वीकली करेंट अफेयर्स देखेंगे। और इस वीक में जो भी डेली करेंट अफेयर्स देखे थे उसको इस वीडियो में एक बार रिकॉल करेंगे। और लास्ट एक दिन के जो भी करेंट अफेयर्स बने हैं उसको भी इसी में ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आज 2022 का लास्ट डेज है और इसी में वीकली में हम पूरे इस वीक के साथ आज लास्ट डे को कवर किया हूँ, ताकि कल से 2023 से हम लोग नए तरीके से फिर नए करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज हम लोग जो है इसमें पूरे इस वीक को देखेंगे। तो वीकली करेंट अफेयर्स और जो भी घटनाएं हैं, न्यूज एनालिसिस यानी कि प्रमुख न्यूज जो भी कुछ भी हुए हैं इस वीक में, उसको इस वीडियो में कवर किया हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी अंत तक बने रहें, पूरे वीडियो को देखें और अपने करेंट को बेहतर करें। तो जो भी आज का प्रमुख न्यूज है इसको इस वीडियो में कवर किया गया है, तो आप सभी देखें। चलते हैं हम लोग आगे, लेकिन आप सभी से मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आप सभी से जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें, तो शेयर करें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2022 को किसके जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो पीछे भी हम लोग ये वीडियो क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो सुशासन दिवस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। तो इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। ध्यान रखेंगे, गुड गवर्नेंस डे। और इसी दिन एक प्रमुख नेता मदन मोहन मालवीय का जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 दिसंबर, यानी कि हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाई जाती है। इसकी घोषणा 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। खासकर जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनके दो पुत्रों को औरंगजेब के द्वारा जिंदा जो है वो दीवार में चिनवा दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा 26 दिसंबर को घोषित किया गया था पिछले वर्ष 2021 में। तो इस बार ये दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम रखा है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शपथ लिया है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से एक बार शपथ लिए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ध्यान रखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भारत की एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। तो इससे संबंधित प्रश्न हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी एग्जाम होता है उसमें पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में मेडेंटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में EYDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है अवार्ड। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। EYDAI को यह अवार्ड भारत में आधार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है, जिसकी मदद से देश में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफल क्रियान्वयन किया जाता है। भारत में आधार डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में लंबे समय से EYDAI आधार डेटा को सुरक्षित रखा है। तो खासकर आधार डेटा को सुरक्षित रखने के लिए EYDAI को सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर का यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना है, यह पुरस्कार EYDAI को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DGCA ने किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट और RPTO अप्रूवल प्राप्त किया है? तो DGCA ने
किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस को यह जो है वो अप्रूवल प्राप्त किया गया है। खासकर जो है जितने बहुत सारे ड्रोन को विकास गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य हेतु इसे अप्रूवल प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अभी वर्तमान में देश के अनुराग सिंह ठाकुर हैं, और ये खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया? तो उडुपी कर्नाटक के अंदर है, और यहीं पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसके मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में मेन लाइन स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी है। तो भारत सरकार ने हाल ही में मेन लाइन स्पोर्ट के रूप में किसे मान्यता दिया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मेन लाइन स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी है। ये पॉइंट क्लियर रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एनटीपीसी ने अभी मेयर टेक्नोमेंट ग्रुप से समझौता किया है। ध्यान रखेंगे, मेयर टेक्नोमेंट ग्रुप से यह समझौता किया था कि मेथनॉल को कमर्शियल प्रोडक्शन के सुविधा के लिए जो है ये समझौता किया ताकि इसका उत्पादन में वृद्धि हो और जो है इससे फायदा हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टेज सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल अलायंस लॉन्च किया है। तो स्टेज सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल अलायंस लॉन्च किया है किसने? तो अश्वनी वैष्णव अभी देश के जो है वो रेल मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है वो स्टेज सेफ ऑनलाइन और G20 अलायंस लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलिमा रानी साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह पुरस्कार जो है वो नामिता गोखले को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, नामिता गोखले को इसके लिए चुना गया है। नीलिमा रानी साहित्य सम्मान के लिए नामिता गोखले को 2023 के लिए अवार्ड देने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एलिडा ग्वेरा को KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, और ये पहला है और ये क्यूबा के निवासी हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन वाइल्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इंडियन वाइल्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, संजय सिंह को इंडियन वाइल्ड ऑफिसर एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, जो अभी हम लोग जो है अमृत महोत्सव चल रहा है अपने देश के अंदर, तो एक विशेष डाक टिकट जारी किया, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो यह जो है जारी किया गया है आपका सर्बिया के द्वारा जो है वो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है भारत सरकार के साथ मिलकर तमिलनाडु राज्य के लिए $125 मिलियन का लोन का समझौता किया है। तो ये ध्यान रखना है, जो कि खासकर इसका उद्देश्य है कि शहरी सेवाओं में सुधार किया जाए तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में स्टालिन है और उन्हीं के द्वारा जो है ये करार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गोबर से बने रंग से रंगा जा रहा वहाँ के शासकीय भवन को? तो अभी जो है वो खासकर जो है गोबर से आपका जो है वो पेंट बनाकर प्राकृतिक पेंट बनाया गया, और इस तरह से जो है वहाँ के जितने जो सरकारी भवन है, शासकीय भवन है, उसको उससे रंगा जा रहा है। तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा यह डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपना 138वीं स्थापना दिवस मनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में किया गया था और ए.ओ. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में 138वीं स्थापना दिवस 2022 में मनाया 28 दिसंबर को। और अभी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एक पहल किया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला है, अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय के पहल है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना अभी जो है ये रेल मंत्रालय के द्वारा पहल शुरू किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये सब क्वेश्चन को हम लोग डेली करंट अफेयर्स में जो है डीपली देख चुके हैं। हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स होगा उसमें हम लोग रिकॉल करेंगे। तो डेली आप अगर देखते हैं तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बन जाता है। आप यहाँ पर आइए, एक टेस्ट के तौर पे लगाइए आपका करंट कितना सही हो रहा है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें करंट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो आप सभी फॉलो करें, आप सभी शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपना जो है वो तैयारी बेहतर करें। आप जो है एनर्जेटिक रहें, हमेशा जो है वो एनर्जेटिक रहें, मन से जो है तैयारी करें, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप अगर डेली जो है 5 से 6 घंटा ईमानदारी से देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज जो है 2022 लास्ट हो रहा है, 2023 में एक प्रण लीजिए, एक प्रतिज्ञा कीजिए खुद से कि हमें जो है प्रतिदिन 6 घंटा देना है और उस 6 घंटा को यूटिलाइज करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस उद्देश्य से आप आगे बढ़े, देखिएगा कि आपको जो है वो सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो आप ऐसा प्रण करें, ऐसा प्रतिज्ञा खुद से करें और देखिए कि आप सफल होंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आप 2023 में प्रवेश कीजिए कि हमें सफल होना है। इस साल को जो है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना है, इस साल में हमें कुछ हासिल करना है। तो इस उद्देश्य से आप आगे बढ़े, देखिएगा आप अगले वर्ष सफल होंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो आप सभी बिल्कुल ऐसा करें। और आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में नितिन मनमोहन का निधन हो गया और इनका संबंध किससे है? तो हाल ही में नितिन मनमोहन का निधन हो गया और इनका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीति से इनका संबंध है। सॉरी, इसका आंसर फिल्म से हो जाएगा। तो नितिन मनमोहन का संबंध फिल्म सेक्टर से है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 जारी किया गया। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 जारी किया गया किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जो कि अभी वर्तमान में इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्हीं के द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आयोजन बेंगलोर के अंदर होगा, ध्यान रखना है। बेंगलोर के अंदर डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी के ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन कहाँ किया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा पहला अपना 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। इंडियन आर्मी का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है और ये भारत का पहला है, तो इसलिए इस पॉइंट को आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय के पहल है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना अभी जो है ये रेल मंत्रालय के द्वारा पहल शुरू किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये सब क्वेश्चन को हम लोग डेली करंट अफेयर्स में जो है डीपली देख चुके हैं। हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स होगा उसमें हम लोग रिकॉल करेंगे। तो डेली आप अगर देखते हैं तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बन जाता है। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, और शामिल नहीं किया गया। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है वो क्वेश्चन आ गया, तो ऋषभ पंत के साथ जो है बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इनका कार एक्सीडेंट किया और बहुत बुरी तरह से ये घायल हैं। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना यही है कि जो है इन्हें जल्दी रिकवर करें और जल्द ग्राउंड पर लौटें, यही, क्योंकि जो है वो देश के एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत जाने जाते हैं।
और इनके साथ एक दुर्घटना घट गई। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो है जल्दी रिकवर करके ग्राउंड में आए, क्योंकि इन्हें जो है देश इंतज़ार कर रहा है। देश के मान बढ़ाने, सम्मान बढ़ाने में जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आप सभी खिलाड़ियों का। इसलिए आप जल्दी जो है वो रिकवर करके मैदान की तरफ आएँ। तो जल्दी ईश्वर इन्हें जो है वो अच्छा करे, सही करें। तो इसमें का आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाकी अर्शदीप सिंह, रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया, तो 2 महिला और अर्शदीप सिंह जो है वो पुरुष में, इन्हें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के भारतीय क्रिकेटर में शामिल किया गया है। तो ये 3 खिलाड़ी, जबकि ऋषभ पंत को नहीं शामिल किया गया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब से लागू हुआ? तो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि ये काफ़ी पहले जो है हम लोग देखे थे करेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया के संसद से पारित किया गया था, और ये लागू अंततः जो है वो 29 दिसंबर जो है 2022 से इसे लागू किया गया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड। तो इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो जो भी व्यापार होगा उसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, खासकर भारत की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है वो अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया, जो कि बीके त्रिपाठी के स्थान लिए। इससे पहले जो है विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, और उनके स्थान पर अनिल कुमार लाहोटी को नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्टर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कब तक $10 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बन जाएगा? तो सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च अपना रिपोर्ट जारी किया और इसने बताया कि $10 ट्रिलियन भारत का इकोनॉमी कब बनेगा? तो इसके अनुसार 2035 में भारत $10 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बन जाएगा, और भारत विश्व में जो है तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक वाला देश रहेगा। तो इस तरह से यह जारी किया गया सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट टू रिपेयर और एनटीएच मोबाइल जो है वो लॉन्च किया गया है अपने देश के अंदर पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो ध्यान रखेंगे यह जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्थापना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीबीआईसी। सीबीआईसी के द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को लोगो लॉन्च किया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा, और इसके लेकर जो है लोगो लॉन्च किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। इनका संबंध किस देश से? तो डेविड वार्नर के द्वारा 100वें टेस्ट में अपना दोहरा शतक लगाया और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत जो है अच्छे बल्लेबाज के तौर पर ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वोमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड पदक किसने जीता? तो वोमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड पदक किसने जीता? तो निखत जहरीन और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों के द्वारा जो है वो गोल्ड पदक जीता गया है, और इसका वोमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भोपाल के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अभी हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, और इनका संबंध भारत की प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी है, भारत से बहुत अच्छा रिश्ता है, तो खासकर भारत के लिए जो है बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो दक्ष जो है किस संस्था द्वारा संचालित फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्ष, तो दक्ष जो है वो आपका आरबीआई,
तो ध्यान रखेंगे कि दक्ष पोर्टल जो है वो आरबीआई के द्वारा जो है वो संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। इसके द्वारा जो है भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मामले को 1 जनवरी 2023 को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और इस परिवर्तन का अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य जो है वो रिपोर्टिंग में सुधार करना, दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी निगरानी प्रक्रिया को स्वचालित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो आरबीआई का है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। 1934 के जो है अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था और इसकी स्थापना के लिए 1927 ईस्वी में यंग हिल्टन कमेटी या फिर शाही कमीशन का गठन हुआ था। इसी कमेटी के तहत जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई के मुख्यालय की बात करते हैं तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो आपका जो है वो G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलोर, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है और इसे ही G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के तहत 2023 में S20 का थीम भी लॉन्च किया गया, अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। और इसके लिए एक सचिवालय बनाया गया जो कि बेंगलुरु के अंदर IISc बेंगलुरु को बनाया गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो T20 में जो है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो है वो किस खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को भारत की तरफ से इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और इंग्लैंड के सैम कैरन को भी नामित किया गया है। तो भारत की तरफ से जो है वो सूर्य कुमार यादव को इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फुटबॉलर आइकन पेले का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइकन पेले जो कैंसर से जूझ रहे थे और कैंसर इन्हें पराजित किया और अंततः इनका निधन हो गया। तो ये किस देश के फुटबॉलर थे? तो ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे आइकन पेले और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध फुटबॉल खेल से है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज है कि जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ हीराबेन का निधन हो गया। तो मेरे तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन जी को श्रद्धांजलि है और पूरे देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, उनके परिवार के साथ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन को बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के ईएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन जो है वो 100 साल के थी और 100 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखेंगे इनकी माँ का नाम हीराबेन था। और जो है वो प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्वीट के माध्यम से जो है बहुत कुछ बताया भी कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मुझे बहुत कुछ संदेश दिया और इस तरह से जो है और जो है वो माँ का जाना जो है काफ़ी दुखद है। तो प्रधानमंत्री मोदी के वो देश के कई नेताओं और विदेशों से भी जो है कई नेताओं के द्वारा संवेदना दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि जो है प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन का निधन हो गया। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे या न्यूज एनालिसिस था उसको इस वीडियो में मैं डाल दिया हूँ। तो आप सभी इसे देखें और रिकॉल करते रहें। जो भी पीछे वीडियो गया है, वीकली हो या फिर आपका स्पेशल पॉलिटी सीरीज आता है, तो वो सब रिकॉल करते रहें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी देखें और क्लास को शेयर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।